हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे हैं जो 10:40 पे आप लोग का क्लास अपलोड होता है। उस क्रम में ये वीडियो शूट हो रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आप लोग पढ़ाई लिखाई बहुत जोर शोर से करिए क्योंकि एलटी और जीआईसी की वैकेंसी आने वाली है। मैं डेली वीडियो में आप लोग को बताती हूँ, क्यों बताया करती हूँ, ताकि आप लोग एकदम तैयार हो जाए। ठीक है, आप लोग को मैं भूलने नहीं देना चाहती हूँ। जो लोग नए हैं क्लास को क्या कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जो लोग लाइक ना किए हों वीडियो को लाइक कर दे, और क्या कर दे, क्लास को शेयर कर दे, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना शुरू करें। क्या आंसर होगा, पहला क्वेश्चन पढ़ें और आंसर देना शुरू करें। एक सेकंड का मुझे आप लोग टाइम दे दो जरा सा। पहले का आंसर दे। पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा टीका शिशु के जन्म के प्रथम माह में लगवाना चाहिए। ऑप्शन ए है पोलियो, ऑप्शन बी है हैजा, ऑप्शन सी है तपेदिक, ऑप्शन डी है टिटनेस। अब आप बता दो कि जब शिशु जन्म लेता है तो प्रथम माह कह लें या 24 घंटे के अंदर कह लें या पहला टीका कह लें। ठीक है, ये प्रश्न 3 तरीके से बन सकता है कि शिशु को जन्म लेने के बाद पहला टीका कौन सा लगेगा, या 24 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगेगा, या 1 मंथ के अंदर कौन सा टीका लगता है। इस तरीके से 3 भाषा में इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो कौन सा टीका होगा, आप कहोगे मैम बीसीजी का टीका होता है। कौन सा टीका होता है, बीसीजी का टीका होता है। मैम किस में लगाएंगे, कौन से रोग में, तो आप कहोगे तपेदिक, यानी इसी को हम टीबी कहते हैं, इसी को हम यक्षमा कहते हैं, इसी को राजक्षमा कहते हैं, इसी को और क्या कहते हैं, मृत्यु का कप्तान कहते हैं, डेथ ऑफ कैप्टन कहते हैं। किसको, बीसीजी, यानी टीका लगेगा किसमें, तपेदिक में। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि हम ये कई बार आप लोगों को बता चुके हैं। पोलियो में क्या होता है, ओरल वैक्सीन दी जाती है। हैजा किससे होता है, तो बिब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया जो है हैजा फैलाने का जिम्मेदार होता है। टिटनेस में कौन सा टीका लगता है, तो एंटी टिटबैक का इंजेक्शन लगवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग आंसर दीजिए। अपरिपक्व शिशु वे होते हैं जिनका वजन इतने से कम होता है, यानी कितने से कम होगा वजन तो हम उस बच्चे को अपरिपक्व शिशु मानेंगे, यानी परिपक्व अभी नहीं शिशु हुआ है। आप कहोगे ऑप्शन ए है 2 kg, ऑप्शन बी है 3 kg, ऑप्शन 3 है 4 kg, ऑप्शन डी है 5 kg। आप बता दो कितने वजन से कम अगर शिशु होगा तो हम क्या मानेंगे कि शिशु क्या है, अपरिपक्व पैदा हुआ है, यानी अभी वो मेच्योर बेबी नहीं है। तो आप कहोगे मैम 3 kg से अगर कम का बच्चा होगा, कम वेट का, तो हम उसे क्या मानेंगे, हम उसे अपरिपक्व मानेंगे। क्या मानेंगे, अपरिपक्व मानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्वनि का अवरुद्ध होना अवस्था है, कौन सी अवस्था है। ऑप्शन ए हकलाने का, ऑप्शन बी तुतलाने का, ऑप्शन सी अशुद्ध उच्चारण की, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी की। आप अपना आंसर दीजिए, क्या होगा। आप कहोगे मैम ध्वनि का अवरुद्ध होना अवस्था क्या कहा जाएगा, तो उपरोक्त सभी यानी आलापदेश कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, आलापदेश यानी प्रयुक्त सभी कहा जाएगा। पोलियो ड्रॉप्स तथा चेचक के टीकों के बीच कितने दिन का अंतर होना चाहिए। ऑप्शन ए है 10 डेज, ऑप्शन बी है 15 डेज, ऑप्शन सी है 20 डेज, ऑप्शन डी है 25 डेज। आप अपना आंसर दीजिए, क्या होगा। कि पोलियो ड्रॉप्स तथा चेचक के टीकों के बीच कितने दिन का अंतर होना चाहिए। आप कहोगे मैम ये क्या हो जाएगा, 15 डेज का अंतर होना चाहिए, यानी 15 दिन का अंतर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को रिपीट हो रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा, चीजें याद हो रही होंगी। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज कब कराए थे, जब मैराथन कराए थे उस समय कराए थे। फिर अभी आप लोग की चीजों में रिवाइज करा रही हूँ। जो लोग मेरे साथ जुड़े होंगे रेगुलर वो समझ रहे होंगे कि मैम ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो जी हाँ, ये आप लोग कर चुके थे। कब कर चुके थे, मैराथन जब आप लोग का पीजीटी का एग्जाम का डेट आया था उस समय मैं मैराथन में ये सारी चीजें करा चुकी थी। लेकिन अब मैं फिर से मैं रिपीट करा रही हूँ कि चीजें आपको क्या हो, कंठस्थ हो जाए, यानी याद हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए क्या है। कुपोषण डैश 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 तथा
कुपोषण तथा डैश 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 में गहरा संबंध है, यानी कुपोषण और किस में गहरा संबंध होगा? आप अपना आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम ऑप्शन ए है चिंता, ऑप्शन बी है प्रसन्नता, ऑप्शन सी है कर्मठता, ऑप्शन डी है सुंदरता। तो आप कहोगे मैम सुंदरता और प्रसन्नता तो अच्छी चीज हो गई, कर्मठता भी अच्छी चीज हो गई, लेकिन ये जो चिंता है, कहते हैं ना चिंता चीता के समान होता है, तो कुपोषण तथा चिंता में क्या होगा? गहरा संबंध होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। डैश 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 तथा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है, यानी एक रोग तो रिकेट्स है और एक इसमें से मिला लीजिए, कौन से रोग में, इन दोनों रोग में कैल्शियम की मात्रा अधिक कर दी जाएगी? ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी है ज्वर यानी फीवर, ऑप्शन सी है बेरीबेरी, ऑप्शन डी है ऑस्टियोमलेशिया। अब आप बता दो। आप कहोगे मैम स्कर्वी तो विटामिन सी की कमी से होता है, फीवर तो फीवर ही है, बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी, ऑस्टियोमलेशिया जो है एक बचता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स। ये क्या है? इसमें कैल्शियम, फास्फोरस एंड विटामिन डी क्या होता है? दिया जाता है। ऑस्टियोमलेशिया किसे होता है? तो वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। ऑस्टियोमलेशिया में होता क्या है मैम? जो हड्डियां हो जाती है सॉफ्ट हो जाती हैं और क्या होती हैं? मुड़ जाती हैं। और इसी की विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से और कौन कौन से रोग होते हैं? ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, पोर मतलब छिद्र होना, यानी हड्डियों में छिद्र हो जाने को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। क्या होगा? और कौन सी बीमारी होती है? बोलेक्स होता है, पीजन चेस्ट होता है, रिकेटरी रोजरी होती है। ये सारी डिजीज किसके कमी से होता है? आप कहोगे मैम विटामिन डी एंड कैल्शियम एंड फास्फोरस की वजह से होता है। ठीक है, उनके कमी से होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। पानी में घुलनशील विटामिन है। अभी कल आप लोगों को मैट्रिक बताई थी, तो आज तो मैट्रिक नहीं बताऊंगी। आप लोग आंसर करोगे कि जल में घुलनशील कौन सी विटामिन है, यानी वाटर सेलुबल विटामिन को आपको डिफाइन करना है। ऑप्शन ए है विटामिन ई होगा, ऑप्शन बी है विटामिन के होगा, ऑप्शन सी होगा विटामिन बी होगा, ऑप्शन डी होगा विटामिन ए होगा। आप अपना आंसर दीजिए, क्या होगा 7 का? आप कहोगे मैम जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में तो क्या घुलेगा? बी और सी क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। बाकी विटामिन ई हो गया, के हो गया, ए हो गया, ये सब किस में घुलनशील विटामिन है? ये सब फैट में सोलुबल विटामिन होते हैं। यानी फैट सोलुबल विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई के होता है, और वाटर सोलुबल विटामिन बी एंड सी होता है। कहो तो आप लोग इसका केमिकल नेम बता दे। ई का टोकोफेराल है, बी का थायमीन है, के का फेलिक्विनिन है, और ए का रेटिनॉल है। ठीक है, इनका केमिकल नेम भी हम लोग साथ साथ में लर्न करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो। गर्भ धारण करने का निश्चय पता चलता है। ऑप्शन ए है उल्टी होती है तब, ऑप्शन बी है पेट बढ़ता है तब हम जानते हैं कि औरत प्रेग्नेंट है, ऑप्शन सी मूत्र में हार्मोन का मिलना, ऑप्शन डी रक्तचाप का बढ़ना यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ना। आप आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम कब पता चलेगा? तो अच्छे तरीके से, तो सारे लक्षण तो हैं, बट अच्छे तरीके से अगर आप कहोगे तो मूत्र में हार्मोन का मिलना क्या होता है, ये इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? HCG टेस्ट होता है क्या? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो कि मैंने सही बताया कि गलत बताया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि से, ऑप्शन बी है पैराथायराइड ग्रंथि से, ऑप्शन सी है यकृत से यानी लीवर से, ऑप्शन डी है आमाशय से। आप अपना आंसर दीजिए, क्या होगा कि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन जो होगा कहाँ से स्रावित होगा? आप अपना आंसर दीजिए। आप कहेंगे मैम 9 का आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि से। कहाँ से होगा? थायराइड ग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। प्रसव के बाद स्त्री को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए है ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ऑप्शन बी है ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, ऑप्शन सी है मालिश करवानी चाहिए, ऑप्शन डी है आराम करना चाहिए। आप बता दीजिए कि क्या नहीं करना चाहिए? तो आप कहोगे मैम 10 का आंसर हो जाएगा कि उसे ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर दीजिए। कुष्ठ रोग फैलता है। ऑप्शन ए है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से, ऑप्शन बी है प्लाज्मोडियम से, ऑप्शन सी है बैसिलस से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दिस है।
आप अपना आंसर दीजिए, क्या होगा? आप कहोगे मैम कुष्ठ रोग का जो बैक्टीरिया होता है, पहले कुष्ठ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेप्रोसी कहते हैं। जहां आप कुष्ठ रोग का इंग्लिश में नेम जान लोगे, वहां आप तुरंत आंसर कर ले जाओगे कि मैम लेप्री लिखा है और लेप्रोसी से हम लोग लेप्री सही कर सकते हैं। तो जी हाँ, केवल आपको एक शब्द पकड़ना होता है। जैसे हैजा को हम इंग्लिश में कॉलरा कहते हैं, उसके बैक्टीरिया का क्या नाम है? विब्रियो कॉलेरा। तो जहां आप कॉलेरा देख लोगे, तुरंत हैजा यानी कॉलरा के साथ लगा दोगे। लेकिन आपको इंग्लिश में जब नाम लर्न होगा तभी याद कर पाओगे। टिटनेस के इंजेक्शन का क्या नाम होता है? माइकोबैक्टीरियम, अच्छा हाँ, टीबी का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो टीबी को इंग्लिश में ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। तो जब आप ट्यूबरकुलोसिस जानते रहेंगे तभी आप उसका आंसर सही कर पाएंगे। तो जो भी चीजें थोड़ा बहुत जानो, टूटी फूटी इंग्लिश उसका जरूर जानना चाहिए, उससे हमें क्वेश्चन सही करने में हेल्प मिलता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। गृह विज्ञान की प्रकृति है, होम साइंस की नेचर कैसी है? कैसा है या कैसी है? ऑप्शन ए विज्ञान है, ऑप्शन बी कला है, ऑप्शन सी कला तथा विज्ञान दोनों है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है। तो आप कहोगे मैम ये क्वेश्चन 9 में बड़े विस्तार से दिया 9th के बुक में कि आप सिद्ध करें कि गृह विज्ञान अगर कला है तो कैसे है और विज्ञान है तो कैसे है। भाई आपने कह दिया कि गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है, आंसर आपका ये हो जाएगा। लेकिन आपको अगर कोई पुष्टि करने के लिए कहे कि गृह विज्ञान को आप एक बार तो कला कह रहे हो और दूसरे बार आप विज्ञान कह रहे हो, तो कैसे कला हुआ कैसे विज्ञान हुआ, इसकी आप पुष्टि कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे से विस्तार से दिया 9th के बुक में। लेकिन आप लोग को यहाँ फिलहाल इतना समय नहीं है कि ये चीजें बताया जाए, हम लोग आगे निकल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोशिका के जीवन का मूल आधार, एक सेकंड दीजिए, थोड़ा मुझे लग रहा माइक नहीं सही है। क्या है? कोशिका के जीवन का मूल आधार मुख्य रूप से क्या है जिसके न रहने पर कोशिका मृत मानी जाती है? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है सेंट्रियोल, ऑप्शन सी है केंद्रक, ऑप्शन डी है जीवद्रव्य। केंद्रक यानी न्यूक्लियस, जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। माइट्रोकॉन्ड्रिया ऑलरेडी माइट्रोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल ऑलरेडी सेंट्रियोल है। आप बता दीजिए 13 का क्या होगा? आप कहोगे मैम केंद्रक यानी न्यूक्लियस होगा। ठीक है, क्या होगा? केंद्रक होगा। इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? गोबलेट कोशिकाएं क्या है? गोबलेट कोशिकाएं क्या है? ऑप्शन ए है यह वह कोशिकाएं हैं जो कोशिका विभाजन में सहयोग करती हैं। ऑप्शन बी है यह भोजन के चयापचय में भाग लेती हैं। ऑप्शन सी है यह म्यूकस या श्लेष्मा उत्पन्न होती हैं करती हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। तो 14 का आंसर दीजिए। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे यह भोजन के चयापचय में भाग लेती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर के मस्तिष्क कोश की अस्थियां पर किस प्रकार की संधि से जुड़ी होती हैं? ऑप्शन ए है चल संधि, ऑप्शन बी है अचल संधि, ऑप्शन सी है कब्जा संधि, ऑप्शन डी है अपूर्ण संधि। ये सारे संधियों को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है किसमें? 10th के बुक में। ठीक है, मैं शायद करा चुकी हूँ या मैं हाँ करा चुकी हूँ। ठीक है, आप लोग जा करके देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो मैं करा चुकी हूँ। 15 का आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम अचल संधि होती है। क्या होती है? अचल संधि। अ मतलब नहीं, चल मतलब चलना। जो हड्डियां चल ना रही हो, मूवमेंट ना कर रही हो, वो क्या है? अचल संधि का एग्जाम्पल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एक क्या है? ऑप्शन ए विकासशील देशों की समस्या है, ऑप्शन बी विकसित देशों की समस्या है, ऑप्शन सी भारत की समस्या है, ऑप्शन डी संपूर्ण विश्व की समस्या है। आप अपना आंसर दीजिए। 16 का क्या होगा? 16 का आंसर होगा, आप कहोगे मैम ये जो पर्यावरण प्रदूषण है केवल विकासशील विकसित और भारत का नहीं है, बल्कि विश्व संपूर्ण की समस्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है क्या है? ऑप्शन ए फ्रक्टोज है, ऑप्शन बी ग्लैक्टोज है, ऑप्शन सी ग्लूकोज है, ऑप्शन डी लैक्टोज है। आप लोग अपना आंसर दीजिए, तब तक मैं इन सब के बारे में बताते चलूं। फ्रक्टोज कहाँ पाई जाती है? फलों की शर्करा है। ग्लैक्टोज कहाँ पाई जाती है? मिल्क शर्करा है। ग्लूकोज कहाँ पाई जाती है?
ग्लूकोज क्या है, CHO का सबसे सरलतम फॉर्म है, तो इसका आंसर तो आपको यहाँ मिल गया कि शर्करा का सबसे सरलतम रूप क्या है, तो आप कहोगे मैम ग्लूकोज है। लैक्टोज कहाँ पाएगा, तो मिल्क की शर्करा को क्या कहते हैं, लैक्टोज कहते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18। खेल के मैदान की उपयोगिता में होता है, ऑप्शन ए शारीरिक विकास होता है, ऑप्शन बी सहकारिता की भावना का विकास होता है, ऑप्शन सी मनोरंजन होता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आप अपना आंसर दीजिए, क्या होगा, खेल के मैदान की उपयोगिता में क्या होता है, यानी खेल के फील्ड में क्या होता है। तो आप कहोगे मैम लगभग लगभग सारी चीजें होती हैं, हमारा मनोरंजन भी होता है, हमारा शारीरिक डेवलपमेंट भी होता है, और सहकारिता की भावना यानी क्या हो गया, इसका मतलब कि समाज में लोगों के प्रति मतलब हमारी भावनाएं भी क्या है, डेवलप होती हैं। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या क्वेश्चन है, सामुदायिक धन क्या है। ऑप्शन ए पुरुष धन होता है, ऑप्शन बी स्त्री धन होता है, ऑप्शन सी पुत्र धन होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज होता है। 19 का आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम 19 का बी हो जाएगा, यानी सामुदायिक धन क्या होता है, स्त्री धन होता है। ठीक है, क्या होगा, स्त्री धन होता है। ठीक, कहते हैं ना जो दहेज में सामान ले जाते हैं, शायद इसी को सामुदायिक धन कहते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या मैं सही जान रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 20। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, यानी रिप्स हमारे यहाँ कितनी होती है हमारे शरीर में। ऑप्शन ए 10 होगा, ऑप्शन बी 28 होगा, ऑप्शन सी 12 होगा, ऑप्शन डी 48 होगा। आप बता दो कितना होगा। आप कहोगे मैम क्वेश्चन ही ये गलत पूछा है, क्यों, क्योंकि मैम यहाँ पे संख्या पूछ रहा है, और संख्या तो यहाँ पे है ही नहीं। मैंने कहा बिल्कुल आप सही पकड़े हो, सही अगर होगा, संख्या पूछेगा तो जहां पे 24 होगा वहां होगा। यहाँ पे पूछना चाहिए था कितनी जोड़ी होती है, यानी पेयर में कितनी होती है, तो आंसर सी सही हो जाता। लेकिन हम ये कह के तो एग्जाम में नहीं आएंगे कि तुमने सही ऑप्शन नहीं दिया, हमें जो लगेगा हम अपना आंसर करके आएंगे। ठीक है, आपको एग्जाम में केवल पढ़ना ही नहीं सब कुछ होता है, एग्जाम में समझदारी से क्वेश्चन करके आना भी एक बहुत बड़ी कला होती है, ये आप समझ लीजिएगा। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं आओगे कि मैम वहां 24 नहीं दिया था तो हमने नहीं किया, नहीं, आप ये नहीं करोगे। आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन सी सही करके आना है कि मैम वहां पे 12 दिया है तो हम यहाँ पे जोड़ी मानेंगे, वो आयोग जाने की उसे सही करना है कि सबको नंबर देना। ठीक है, लेकिन आपको प्रश्न करके आना है। अगर ऐसे प्रश्न बने तो आप क्या करोगे, 12 को करके आओगे। 12 आप क्या समझोगे कि पसलियों की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है, संख्या में कितनी होगी, 24 होती है। ठीक है, कभी भी ये गलती आप नहीं करेंगे, मेरे बातों को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। एक एक नंबर का एग्जाम में बहुत कीमत होता है, एक नंबर से न जाने कितने बच्चे आपसे ऊपर निकल जाएंगे, हजारों हजार बच्चे की मेरिट आपसे ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, इसलिए जब भी हमें क्वेश्चन करना होता है तो अपने आंख और कान खोल करके क्वेश्चन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। निम्न में से किस यंत्र द्वारा घर में सबसे ज्यादा श्रम की बचत होती है। आप लोग रेशियो देख रहे हो, मिनट 18 चल रहा है, क्वेश्चन 21 चल रहा है। आप लोग फटाफट आंसर करें, 60 क्वेश्चन आपको करना है। सबसे ज्यादा श्रम की बचत होगी, ऑप्शन ए अलमारी यानी वार्डरोब से, ऑप्शन नंबर बी गीजर, ऑप्शन सी मिक्सर, ऑप्शन डी वैक्यूम क्लीनर। आप कहोगे मैम वार्डरोब तो स्टोर करने या संग्रह करने की चीज हो गई, गीजर जो है वाटर गर्म करने के लिए हो गया, पानी गर्म करने के लिए, वैक्यूम क्लीनर क्या है, सफाई करने के लिए है। लेकिन ये हम लोग हमेशा नहीं साफ करते हैं। जो मिक्सर है ये हमारे घर में ऐसा यंत्र है जो हमारे बहुत समय को बचाता है। ठीक है, आज कोई भी चीजें बनानी हो, पहले क्या है, मिक्सर लगा दो, तुरंत चीजें पहले पीस करके ग्राइंड करके रख लो, फिर चीजें क्या है अपना तैयारी करते रहो। और मिक्सर नहीं था तो ये क्या है, सिलबट्टे पे पीसने में बहुत ही मेहनत लगती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु क्या है। वस्तु मतलब पूछ रहा है किसमें से क्या है। ठीक है, वो सामान नहीं पूछ रहा कि कुर्सी होगा कि मेज होगा। वस्तु का मतलब यहाँ प्रश्न के शब्द कुछ गलत है। ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हो कि यहाँ क्या पूछना चाह रहा है। ऑप्शन ए मांसपेशियां होंगी, ऑप्शन बी कोशिका होगा, ऑप्शन सी अस्थियां यानी बोन्स होंगी, ऑप्शन डी इनमें से सभी होगा, यानी ऑल ऑफ दिस होगा।
मसल्स होगा कि सेल्स होगा कि बोन्स होगा कि सभी होगा? तो आप कहोगे मैम ये तो छोटा बच्चा भी बता लेगा कि सबसे हार्ड क्या होती है, बोन्स होती है। क्या होती है? बोन्स होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। एक बार आप लोगों से मैं कह दूं, जो लोग क्लास को सब्सक्राइब भी ना किए देख रहे हूं, सब्सक्राइब कर लें। क्यों आपको सब्सक्राइब करना है? क्योंकि 10:40 पे आपका वीडियो पर डे अपलोड होता है, शाम को 5 PM पे वीडियो अपलोड होता है। अगर आप क्लास को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। एक दिन 2 दिन तो आप याद रखोगे कि इस चैनल पे ये क्लास आता है, लेकिन फिर बाद में आपसे मिस हो जाएगा। तो फिर क्या है, आपका क्लास छूट जाएगा, रेगुलरिटी खत्म हो जाएगी। तो आपकी तैयारी में क्या होगा, बाधाएं आना शुरू हो जाएंगी। इसलिए आपको क्लास को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो को जो लोग लाइक किए बगैर देख रहे हो, लाइक कर दे, और क्या है, क्लास को शेयर कर दे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। तूंद यानी बैली क्या है? यह एक प्रकार की संधि है, यानी एक प्रकार की जोड़ है। ऑप्शन बी, यह एक प्रकार की मांसपेशी है। ऑप्शन सी, यह पेशी का मध्य भाग है। ऑप्शन डी, यह पेशी का मूल स्थान है। तुंद यानी बैली, आप सुने हो कभी बैली डांस? सुने तो होंगे ही, ये सब चीज तो आप लोग जरूर सुने होंगे, भले ही पढ़ाई लिखाई वाली चीजें ना सुने हो। ठीक है, तो बेली डांस जो होता है, तो बेली यानी बेली डांस में क्या होता है, पेट को इस तरीके से ऐसे 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 हिलाते हैं। ठीक है, हिलाते हैं कि नहीं हिलाते हैं? पूरी शरीर ना हिल करके उनका पेट यूं 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 यूं, पेट और कमर वाली हिस्सा क्या होती है, लचकती है। तो वही पेट को क्या कह रहा है, बैली या तुंद कहा जा रहा है। ठीक है, अब ये शब्द जब आप पकड़ लोगे तो आप आंसर दे ले जाओगे। आप कहोगे मैम ये जो होता है क्या होगा, आप अपना आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम यह पेशी का क्या होता है, मूल स्थान होता है। क्या होता है? मूल स्थान होता है। ठीक है, क्या होगा, मूल स्थान होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, पेशियों के विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए, प्रोटीन युक्त भोजन। ऑप्शन बी, व्यायाम और विश्राम। ऑप्शन सी, स्वच्छ वायु। ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दिस। आप 24 का आंसर दीजिए, क्या होगा? 24 का आंसर होगा डी, यानी ऑल ऑफ दिस। क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। पेशियों के विकास के लिए सबकी आवश्यकता होती है। प्रोटीन ना मिले तो हमारे शरीर का डेवलपमेंट नहीं होगा। स्वच्छ वायु हमें ऑक्सीजन के लिए चाहिए। व्यायाम और विश्राम से हमारे शरीर के विकास तो ऑलरेडी होता है। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25, कायम क्या है? एक दिन मैं सोच रही हूँ, जो लोग पुराने स्टूडेंट होंगे समझ रहे होंगे कि मैंने हैंड रिटन क्वेश्चन भी 1000 कुछ करके लिख रखे हैं। ठीक है, 1000 या 1100 कुछ क्वेश्चन होगा, 1 लाइनर है। अगर आप लोग कहो तो मैं उसे एक दिन मैं चला दूं। आप लोग उसमें आंसर तो नहीं दे पाओगे, लेकिन क्या सुन तो सकते हो ना। उसमें बहुत अच्छे से विस्तार से मैं सारे क्वेश्चन करके लाई हूँ। 1000 क्वेश्चन है, मान के चलो 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा 1100 क्वेश्चन। अगर आप कहो तो मैं फिर से एक बार कंटिन्यू कर दूं। 3 वीडियो उसमें से मैं अपलोड कर चुकी हूँ, 3 या 400 क्वेश्चन, लेकिन फिर एक बार दोबारा हम लोग पढ़ लेंगे। बहुत से बच्चे नए जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 25 का आंसर दीजिए, कायम क्या है? ऑप्शन ए है, यह एक प्रकार का पाचक रस है। ऑप्शन बी है, पेशियों का संकुचन एवं विमोचन है। ऑप्शन सी है, भोजन का अवशोषण है। ऑप्शन डी है, आमाशय भित्ति में भोजन का लेई के रूप में होना है। एक होता है कायम, एक शब्द होता है काइल, और एक शब्द होता है बोलस। क्या होता है? बोलस। अब आप इन तीनों का डिफरेंट हमें बता सकते हैं? ये काइल क्या है, कायम क्या है, बोलस क्या है? आप नहीं बता पाओगे। पहले आप 25 का आंसर दे लो, फिर मैं बता रही हूँ। 25 का आंसर हो जाएगा मैम डी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी होगा। ठीक है, डी वाला आंसर सही है। यानी आमाशय भित्ति में भोजन का लेई के रूप में होना क्या कहलाता है? कायम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? कायम कहलाएगा। आमाशय यानी स्टमक, यानी जो इस तरीके का आम जैसा होता है, क्या है? ये तुम्हारे पेट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, हम लोगों के पेट के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा? आमाशय यानी स्टमक की बात कर रहा है। ठीक है, जब भोजन यहाँ स्टमक में आया है, अभी छोटी आंत में नहीं गया है, अभी छोटी आंत में जाना बाकी है। ठीक है, जब भोजन यही लेई का रूप, ये जो कहा है कि भोजन का लेई के रूप में होना क्या कहलाएगा? तो कायम कहलाएगा। और यही कायम जब आमाशय से आपकी छोटी आंत में यहां आ जाएगा, जब छोटी आंत में भोजन इंटर कर जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसी को हम काइल कहते हैं। क्या कहते हैं?
उसको हम काइल कहेंगे। मैम बोलस किसे कहते हैं? जब हम रोटी का एक बाइट मुख में रखते हैं या कोई भी खाना हम एक बाइट मुख में रख लिए और उसको हम 2 बार इधर उधर मुंह में घुमाकर चबा लिए, मेस्टिकेट कर लिए। मेस्टिकेट मतलब क्या होता है? चबाना होता है। हम भोजन को जब मेस्टिकेट कर लिए, चबा लिए, उसी चबाने वाले रूप को, उसी भोजन को क्या कहते हैं? हम बोलस कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट आपको समझ के रखना है। खास करके पीजीटी वाले बच्चे इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे कि क्या काइल होता है, क्या काइम होता है और क्या बोलस होता है। ठीक है, आई थिंक अब आपको याद हो गया होगा कि मैम बोलस क्या है और काइल क्या है और काइम क्या है। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो क्वेश्चन, ये तीनों शब्द अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में एक थंब मुझे भेज दो, मुझे लग जाए कि हाँ आपको अच्छा लगा है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अंतः श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए अंगों में, ऑप्शन बी अस्थियों में, ऑप्शन सी ऊतकों में, ऑप्शन डी इनमें से सभी में, यानी ऑल ऑफ दिस में। आप अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, आंसर दे दीजिए फटाफट, आप लोग कर लीजिए। क्या होगा 26 का? 26 का सी, यानी ऊतकों में होगा। क्या होगा? ऊतकों में होगा। ठीक है, एंजाइम क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दे दीजिए। एंजाइम क्या है? ऑप्शन ए यह एक रासायनिक पदार्थ है, ऑप्शन बी यह किसी पदार्थ तथा उचित वातावरण में ही क्रिया करता है, ऑप्शन सी यह स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों की रासायनिक क्रिया को प्रभावित करता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आप अपना आंसर दीजिए, क्या होगा? आप कहोगे मैम एंजाइम क्या है, हम इसका आंसर तो दे देंगे। ये होगा उपर्युक्त सभी होगा। क्या होगा? यह एक रासायनिक पदार्थ भी है, यह किसी पदार्थ तथा उचित वातावरण में ही कार्य करता है। ठीक है, या तो क्या है, हमारा भोजन जब तक अम्लीय नहीं होता है तब तक क्या है, बाइल जूस किस पे वर्क करता है? ये सब क्या है? ये वातावरण खोज रहा है कि अम्लीय है कि क्षारीय है। ठीक है, यह क्या है? स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों की रासायनिक क्रिया को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मैम? सभी हो जाएगा। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन बता दो। विटामिन वाले क्वेश्चन तो आप देखते ही धड़ाधड़ उड़ा दोगे। मैंने इतने अच्छे से आप लोगों को विटामिन पढ़ा रखी हूँ कि आप लोगों को विटामिन के बारे में टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। विटामिन घुलित हैं वसा में कौन कौन से, यानी फैट सोलुबल विटामिन है। ऑप्शन ए है विटामिन ए है, ऑप्शन बी विटामिन ए है, ऑप्शन सी विटामिन बी है, ऑप्शन डी विटामिन ए और विटामिन ई दोनों है। तो आप कहोगे मैम हम लोग डी के साथ जाएंगे। विटामिन ए और विटामिन ई दोनों क्या है? फैट सलुबल है। और कौन से 2 विटामिन बच रहे हैं? एक के हो गया, एक डी हो गया। ये दोनों क्या है मैम? तो ये चारों क्या हो गए? फैट सलुबल विटामिन हो गए। और बी एंड सी क्या हो गए? वाटर सलुबल विटामिन हो गए। इधर आ जाओ, 29 का आंसर दीजिए आप लोग। प्लाज्मा में पाए जाने वाली प्रोटीन है, प्लाज्मा यानी ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, ऑप्शन ए ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन बी फाइब्रिनोजन, ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आप कहोगे मैम आप तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर के आई हैं, ये क्वेश्चन सबका फेवरेट होता है, मेरा तो बहुत फेवरेट है, आप लोगों का हो ना हो। आप कहोगे मैम प्लाज्मा में पाए जाने वाले सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन और फाइब्रिनोजन। यही फाइब्रिनोजन जो है फाइब्रिन से क्रिया करके क्या करता है? ब्लड को क्लॉट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? निम्न में से किस वायु का उत्सर्जन स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में, किस वस्तु, सॉरी 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 सॉरी, किस वस्तु का उत्सर्जन स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं होना चाहिए? प्रश्न पूछने का तरीका इस बुक का बहुत ही गंदा है कि वस्तु बार बार दे रहा है। किसी भी चीज को वस्तु, वस्तु केवल निर्जीव चीज होती है। ठीक है, हम आप वस्तु नहीं है, और हमारे शरीर की कोई भी चीज, ये जो वस्तु पूछ रहा है ये पूछने का इसका तरीका गलत है। अगर आप लोग सहमत होना तो मुझे बताना कि जी मैम इस बुक में पूछने का तरीका गलत है, लेकिन ठीक है हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। तो क्या नहीं, एक अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके यूरिन में क्या चीजें नहीं आनी चाहिए? ऑप्शन ए यूरिया नहीं आनी चाहिए, ऑप्शन बी यूरिक एसिड नहीं आनी चाहिए, ऑप्शन सी ग्लूकोज नहीं आना चाहिए, ऑप्शन डी नमक, यानी नमक को क्या कहते हैं भाई? सोडियम नहीं आना चाहिए। आप बता दो कि एक स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके यूरिन से क्या नहीं निकलना चाहिए? तो आप कहोगे मैम ग्लूकोज एक स्वस्थ व्यक्ति के यूरिन से नहीं आना चाहिए। ग्लूकोज किसके यूरिन से आता है? जिन्हें डायबिटीज हुआ होता है। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम दालों तथा फलियों किस, दालों तथा फलियां किस
किस पोषक तत्व की उत्तम स्रोत है, यानी दाल तथा फलियां किस पोषक तत्व की उत्तम स्रोत है? ऑप्शन ए वसा है, ऑप्शन बी मिनरल्स है, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट यानी CHO है, ऑप्शन डी प्रोटीन है। आप अपना आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम जो भी दाल हो गए, फल हो गए, इनमें प्रोटीन ही पाया जाता है। ठीक है, क्या होगा? प्रोटीन होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32, फटाफट आप लोग आंसर करो, आधा घंटा हो गया, अभी हम लोग को 30 क्वेश्चन करना है। शरीर में श्वेत सार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे किस ऊतक के रूप में जमा हो जाते हैं? आप कहोगे मैम ये श्वेत सार क्या है? श्वेत सार हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, CHO हो गया, ये सब इसी का नाम होता है। ऑप्शन ए है संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिंग टिश्यू, ऑप्शन बी है श्लेष्मिक ऊतक, यानी श्लेष्मिक ऊतक को क्या कहेंगे? श्लेष्मिक श्लेष्मिक श्लेष्मिक, आप लोग बताइएगा तो। एडिपोज ऊतक, ऑप्शन डी है इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दिस। आप अपना आंसर दीजिए क्या होगा? तो आप कहोगे मैम इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा क्या होगा? आप कहोगे मैम इसका आंसर हो जाएगा एडिपोज टिश्यू। क्या होगा? एडिपोज टिश्यू, यानी जो हमारे स्किन के नीचे जो मोटा मोटा मांस होता है, ये क्या होता है? जब हम लोग ज्यादा खाना खा लेते, मोटे होने लगते हैं, तो ये चीजें क्या है, हम लोग की स्किनें क्या होती, मोटी होने लगती है, स्किन के नीचे की मांस। ठीक है, उसी को कह रहा है। तो किस फॉर्म में होगा? एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करें आप लोग। मसालों के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का श्रावण होता है? यानी हम लोग स्पाइसी खाना ज्यादा खाने लगे तो हमारे अंदर से कौन सा अम्ल का श्रावण होगा? ऑप्शन ए कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, ऑप्शन सी ये दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आप अपना आंसर दीजिए क्या होगा? आप कहोगे मैम बहुत अधिक अगर हम स्पाइसी फूड खाने लगे तो उसका असर होगा कि हमारे शरीर में क्या होने लगेगा? HCl का सिक्रेशन ज्यादा होने लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर दें। निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था बच्चों तथा माताओं को रोग से बचाने तथा इनका कल्याण करने के लिए बनाई गई है? ऑप्शन ए है यूनिसेफ, ऑप्शन बी है केयर, ऑप्शन डी है रेड क्रॉस सोसाइटी, ऑप्शन डी है ये सभी। यूनिसेफ का फुल फॉर्म चाहे तो बता सकते हैं। केयर कब भारत में स्थापित हुआ ये बता सकते हैं। 1950 में हुआ। चलो हम बताते चलते हैं। रेड क्रॉस क्या करता है? आप कहोगे मैम इसका आंसर आप पकड़ बता दी पहले ही क्या? नहीं, मैंने इसका आंसर नहीं बताया। जब बच्चों और माताओं की बात आए तो यूनिसेफ करता है। यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, आपको डेट में ऐसे याद कराते चलूंगी। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 35। प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना चाहिए। हमें क्या खरीद लेना चाहिए? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी आटा, ऑप्शन सी घी, ऑप्शन डी आलू। हमें क्या खरीद करके रख लेना चाहिए? आप कहोगे मैम चावल तो खराब हो जाएगा, आलू भी, अरे दाल तो खराब, सॉरी आटा खराब हो जाएगा, आलू भी कुछ समय में सड़ जाएगा, लेकिन चावल और घी है, इसमें से कोई एक चीज हो सकता है। तो आप कहोगे मैम हमें चावल क्या है, खरीद कर रख लेना चाहिए। कहते हैं ना चावल जितना पुराना होता है उतना अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दीजिए। सबसे ज्यादा ध्वनियों का शोर निम्न में से किससे होगा? पहले आप लोग ये बता दो ध्वनि को हम किस में मेजरमेंट करते हैं? तो आप कहोगे मैम डेसिबल में यानी डीबी में। किसमें करते हैं? डेसिबल में यानी डीबी में। तो क्या होगा? ऑप्शन ए फौजी राइफल में, ऑप्शन बी हवाई हमले में रसायन से, ऑप्शन सी लाउड स्पीकर से, ऑप्शन डी रॉक संगीत से। आप इसका आंसर दीजिए क्या होगा? आप कहोगे मैम फौजी राइफल से क्या होता है? अधिक शोर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। फटाफट आप लोग क्वेश्चन कर लें प्लीज, हम भी फ्री हो जाए, आप लोग का भी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाए। आप कहोगे मैम 37 का आंसर क्या है? आज मैं घर से वीडियो शूट कर रही हूँ। आप लोग हो सकता है ना कि शायद समझ में आता हो कौन सा घर का कौन सा स्कूल का, कुछ तो आप लोग अंतर कर ही पा रहे होंगे, इतने दिन से आप लोग मेरे साथ जुड़े हो। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर दीजिए। स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्या है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन की ऑक्साइड, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है मेथेन गैस। आप बता दो क्या होगा? आप बता दीजिए। मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4, हाइड्रोजन H2 हो गया, नाइट्रोजन की ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया। आप अपना आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम 37 का आंसर हो जाएगा ए यानी नाइट्रोजन की ऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। गर्भावस्था में रक्त अल्पता से बचने का उपाय है, क्या है?
ऑप्शन ए पर्याप्त विश्राम करना, ऑप्शन बी दूध पीना, ऑप्शन सी प्रतिदिन विश्राम करना, ऑप्शन डी पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। आप अपना आंसर दीजिए। 38 का क्या होगा? 38 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा? डी होगा, यानी पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दीजिए। दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थों का उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए है आम का, ऑप्शन बी है संतरे का, ऑप्शन सी अमरूद का, ऑप्शन डी है चीकू का। आप अपना आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम इसमें से खट्टा फल बहुत ज्यादा अगर आप देखेंगी तो संतरा है, फिलहाल तो अमरूद अमरूद भी खट्टा होता है। ठीक है, अमरूद में भी विटामिन सी ठीक ठाक होता है। फलों में देखिए लगभग लगभग सारे फलों में विटामिन सी होता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है हरे सब्जी और ताजे फल खाने चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? इसमें से आंसर बी हो जाएगा, यानी संतरा खाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 फटाफट करो, हम लोग के पास 20 क्वेश्चन और बचा है। छोटे कद की स्त्री को प्रमुखता से निम्न में से कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? यानी कोई छोटी कद की औरत है, हाइट की छोटी है, तो उसे हमें कैसे कपड़े पहनाने चाहिए? ऑप्शन ए आड़ी धारी वाले कपड़े, ऑप्शन बी लंबी धारी वाले कपड़े, ऑप्शन सी फूलों तथा बड़ी पत्तों वाले कपड़े, और चार खाने वाले डिजाइन। ये आड़ी हम नाम लिए है ना, तो आप लोग जानते हो मुझे क्या याद आया है? वो नहीं आज सब कहते हैं कि कहाँ पढ़ते हो, स्कूल का नाम कहते कहते आड़ी बाड़ी में। ठीक है, मुझे यही मुझे तुरंत यही है, मुझे लगा ना कि अभी मैं बोल दूंगी आड़ी बाड़ी। ठीक, चलो बता दो क्या होगा आंसर। 40 का आंसर होगा। आप कहोगे मैम अगर छोटी औरत है तो हम उन्हें लंबे मतलब लंबाई वाली यानी क्या है आड़ी धारी वाला पहनाएंगे। आड़ी धारी यानी लंबे धारी वाली। ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, आड़ी क्या है? आड़ी मतलब लेटी धारी, या लंबी तो खुद दिया है, तो क्या पहनाएंगे? लंबी धारी के वस्त्र हम पहनाएंगे। ठीक है, 40 का आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे मैम 40 का लंबी धारी हो जाए। और अगर कोई मोटी महिला हो और लंबी हो मोटी हो तो भी हम लंबे हाइट का पहनाएंगे। ठीक है, और अगर मोटी हो और क्या हो छोटी हो तो लंबाई होगा, और अगर मोटी हो लंबी हो तो भी हम उसे चौड़ा ही पहनाएंगे। ठीक है, नहीं तब तिरछा पहनाएंगे। तब कैसा पहनाएंगे? तिरछे धारी का। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लंबी है, और अगर हम सीधा लाइन का पहनाएंगे तो बहुत लंबी दिखेगी। तो हम ऐसे तिरछा वाले जो लाइन होता है उससे क्या करेंगे? उससे हम क्या है, औरत मोटी है और लंबी है तो उसके लिए क्या होगा? तिरछे लाइन वाले कपड़े अच्छे लगेंगे। ठीक है, एक दिन आप लोग को ये मैं सोच रही हूँ करा दूं। क्वेश्चन नंबर 41, यदि ऊन को क्षार युक्त साबुन में घोला जाए तो वह क्या होगा? ऑप्शन ए कड़ा हो जाता है, ऑप्शन बी पतला हो जाता है, ऑप्शन सी मोटा हो जाता है, ऑप्शन डी चमकीला हो जाता है। 41 का आंसर दीजिए क्या होगा? क्षार युक्त साबुन में हम धुल रहे हैं तो कपड़े पे क्या असर होगा? आप कहोगे मैम कड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर दीजिए। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संक्रमण कहा जाएगा, ऑप्शन बी उद्भवन शक्ति कही जाएगी, ऑप्शन सी निसंक्रमण कहा जाएगा, ऑप्शन डी रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाएगा। आप कहोगे मैम ये सारे चीजों में एक ही बस दिख रहा है ऑप्शन, और 42 का ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के आंसर का भी मुझे इंतजार रहता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इधर उधर घुमाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 43, रासायनिक विसंक्रामक है क्या है? ऑप्शन ए नीला थोथा, ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो लोग बिना सब्सक्राइब के क्लास को देख रहे हैं पहले तो क्लास को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएंगे कितना सही हुआ। लास्ट में अपना स्कोर आप लोग जरूर बता दिया करें कि मैम हमारा इतना सही हुआ। ठीक है, इससे आप लोग और क्या है ईमानदारी से अपना इवेल्यूशन किया करें कि कितना सही हो रहा है। ठीक है, इधर आ जाओ, आप अपना आंसर बताओ 43 का क्या होगा? आप कहोगे मैम 43 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा? 43 का डी, यानी इनमें से कोई नहीं। क्या है? 43 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 44 का आंसर दीजिए। अमीबिएबिक पेचिस फैलाने का कारण है। जो लोग 5 बजे वाला टेस्ट सीरीज देख रहे होंगे, डिजीज से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उनका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी बैसिलस, ऑप्शन सी बैसिलरी, ऑप्शन डी साल्मोनेला। बहुत लोग कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि मैम आपका 5 बजे वाला टेस्ट सीरीज नहीं मिल रहा है, 10 मिनट का टेस्ट सीरीज नहीं मिल रहा है। अरे भाई आप लोग देखो, मैं प्ले लिस्ट ही बना रखी हूँ कि 10 मिनट में एक टॉपिक कवर करे, और जितना भी आज तक उसमें वीडियो आया 17 या 18 वीडियो है, मैंने सबको प्ले लिस्ट में ऐड कर रखा है। कैसे नहीं मिल रहा है? हर वीडियो के नीचे क्या मैं लिंक देते चलूं प्ले लिस्ट का? आप लोग इतना तो कर लो।
क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर दो। अमीबा होगा, इसका आंसर क्या होगा? अमीबा, यानी अमीबा क्या होगा? अमीबी पेचिस फैलाने का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर दीजिए। विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु फैलता है ऑप्शन ए टाइफाइड से, ऑप्शन बी पैराटाइफाइड बी से, ऑप्शन सी हैजा से, ऑप्शन डी मलेरिया से। जब भी डिजीज वाला आएगा क्वेश्चन, आप इंग्लिश वाला क्वेश्चन जरूर देखना, और इंग्लिश वाले में जब आप जाओगे तो हैजा को कॉलरा लिखा मिलेगा, और आप जब कॉलरा देखोगे तो यहाँ से कॉलरा कॉलरा मैच करा करके आप तुरंत एकदम इजी गोइंग आंसर कर लोगे। मैं पढ़ाती तो हूँ बट साथ में आपको क्वेश्चन सही करने का एक मैं आपके अंदर क्या है, आपके माइंड में मैं क्लू छोड़ते जाती हूँ, ताकि आप एग्जाम हॉल में बैठो तो मेरे शब्द आपको कानों में सुनाई दे कि मैम ने ये कहा था याद करने के लिए, कि ऐसे पकड़ो तो याद होगा। ठीक है, मेरा उद्देश्य ये रहता है, मेरा उद्देश्य केवल क्वेश्चन को ला करके आपको रटाना नहीं रहता है। ठीक है, जो लोग रेगुलर बने हैं लोग मेरे भावनाओं को समझ रहे होंगे कि मेरे पढ़ाने का तरीका शायद कुछ अलग है, आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। 46 का आंसर दीजिए क्या होगा? 46 क्या है? बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है? 1 से 1.5 वर्ष का बच्चा होगा, डेढ़ आधा वर्ष का बच्चा होगा, 2 से 2.5 वर्ष का बच्चा होगा, या 3 से 4 वर्ष का बच्चा होगा? कब उसके अंदर ईर्ष्या की भाव उत्पन्न होगी? तो आप कहोगे मैम छोटे बच्चे में क्या ही ईर्ष्या होगा, तो जो 2 से 2.5 वर्ष का बच्चा होगा क्या होगा, उसमें ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयुक्त विधि है। चिकनाई यानी ग्रीस लग गया हो, घी लग गया हो, ये सारे जो भी होते चिकनाई के होते हैं। ऑप्शन ए है रासायनिक विधि से, ऑप्शन बी है अवशोषक विधि से, ऑप्शन सी है घातक विधि से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप कहोगे मैम घातक विधि तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन रासायनिक विधि क्या होता है? जो भी चीजें हम केमिकल डाल करके छुड़ाते हैं, जैसे हम तारपीन का तेल लगा करके छुड़ा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हमने केमिकल लगाया। ठीक है, और अवशोषक विधि क्या हो जाएगा? टेलकम विधि, टेलकम पाउडर हो गया, मैदा हो गया, अरारोट पाउडर हो गया, यानी जो भी सूखी हुई चीज को डाल करके हम चिकनाई पे इस तरीके से ऐसे ऐसे रगड़ के छुड़ा रहे हैं या सुखा रहे हैं, आप इस चीज को कह लीजिए कि हम सूखने के लिए रखे हैं, उसको क्या कहेंगे? अवशोषक विधि कहेंगे। आई थिंक आपको कंफ्यूजन अब नहीं होगा कभी भी। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर दीजिए। मनुष्य की उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या है, यानी क्या है? आवश्यक खनिज लवण यानी मिनरल्स की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 18 है, ऑप्शन बी 20 है, ऑप्शन सी 24 है, ऑप्शन डी 22 है। आप बता दो इसेंशियल मिनरल्स की संख्या कितनी होती हम लोग के लिए? तो आप बता दो। आप कहोगे मैम 48 का सी हो जाएगा, यानी 24 क्या होते हैं? खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। 49 का आंसर दीजिए। वसा पर पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं। ऑप्शन ए है अभियालांटिक एंजाइम, ऑप्शन बी है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ऑप्शन सी के लिए इधर निकलना पड़ेगा, ऑप्शन सी है लाइपोलिटिक एंजाइम, ऑप्शन डी है एमाइलेज। अब आपको यही आंसर मिल गया होगा। आप कहोगे मैम वसा के लिए लाइपोलाइटिक एंजाइम क्या होगा? आंसर सही हो जाएगा। क्या होगा? लाइपोलाइटिक जो होगा क्या है? लिपो होता है ना, वसा जब हम लोग पढ़ते हैं तो लिपिड वगैरह पढ़ते हैं, आप ये शब्द भी पकड़ लोगे तो भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, मैं 20 बार कहती हूँ आप शब्दों से शब्दों को पकड़िए, तब क्वेश्चन आपका इजी गोइंग सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर दीजिए। 10 क्वेश्चन और आप लोगों के पास है। शाम को मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मेरा टाइम हो गया 5 बजे का आप लोग को वीडियो अपलोड करने के लिए। जल्दी से आप लोग मुझे फ्री कर दो ताकि मैं 5 बजे वाला वीडियो अपलोड कर दूं। संक्रामक रोग फैलता है ऑप्शन ए वायु द्वारा, ऑप्शन बी जल द्वारा, ऑप्शन सी जीव जंतुओं द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से सभी द्वारा। आप अपना आंसर दीजिए। 50 का क्या आंसर होगा? आप कहोगे मैम 50 का आंसर हो जाएगा डी, यानी संक्रामक रोग सबसे फैलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। मलेरिया रोग किस जीव द्वारा फैलता है? ऑप्शन ए है सीसी मक्खी, ऑप्शन बी है मादा एनाफिलीज मक्खी, ऑप्शन सी है साल्मोनेला जीवाणु, ये गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। आप कहोगे मैम मलेरिया रोग फैलाने के लिए सिर्फ एक जिम्मेदार है, क्या है? मादा एनाफिलीज मच्छर। मैं फिर से एक बार कहूंगी, जिसे भी डिजीज कंप्लीट करना हो 5 बजे वाले टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़ जाएं। वहां पे जाकर के अगर आप पढ़ लेते हो, आपको एक भी बीमारी से क्वेश्चन अगर सिंगल क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप कहना। क्वेश्चन नंबर 52। जानकारी प्रसार शिक्षा का कौन सा क्रम है? यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा क्रम है जो हम लोग पढ़ते हैं। एडपॉस,
एडकॉस आप लोग पढ़ते हो ना, AIDCKES, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो पूछ रहा है कि जानकारी यानी नॉलेज, नॉलेज किस क्रम पे आएगा, तो 1 2 3 4 5वें क्रम पे आएगा। इस तरीके से आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप लगा पाओगे। क्वेश्चन पूछने का अब तरीका बदल गया है, तो नॉलेज किस क्रम पे आएगा, 5वें क्रम पे। आपको ये ट्रिक याद होना चाहिए, एडकॉस, AIDCKES। इसका मतलब क्या हुआ, ये पहले 7 हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्वेंशन, नॉलेज, इवेल्युएशन, सेटिस्फेक्शन। आपको ऐसे याद होना चाहिए, तब आप आंसर लगा पाओगे, नहीं तो नहीं लगा पाओगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत सेवक समाज की स्थापना हुई, कब हुई? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1949। आप बता दो क्या है, कब स्थापना हुआ था? आप कहोगे मैम 53 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 52, यानी 1952 में हुआ था। ठीक है। कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए अप्रैल 1953, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी अप्रैल 1945। आप अपना आंसर दीजिए 45 का। 45 का क्या आंसर होगा? आप कहोगे मैम 45, 45 की 55? आप कहोगे मैम 55 होगा, 55, 54 होगा। 54 का आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे मैम 54 का आंसर होगा, क्या होगा 54 का आंसर, आप बताएं जरा अपना। आप कहोगे मैम डी होगा, अप्रैल 1945 होगा। ठीक है। एक बार मैं ऊपर वाला देख लूं क्वेश्चन, क्या मैंने गलत बता दिया क्या? 53 का आंसर होगा, ऐसे मैंने सही बताया है। 53 का आंसर होगा, सही मैंने बताया। ठीक है। पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर कंफ्यूजन आ गया है। 55 का आंसर दीजिए। शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है लगभग, लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 100 होगी, ऑप्शन बी 400 होगी, ऑप्शन सी 200 होगी, ऑप्शन डी 300 होगी। तो आप कहोगे मैम 300 प्लस जो होती है क्या है, शिशुओं में हड्डियां होती हैं। बाद में जब बड़े होते हैं तो जुड़ते 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 क्या होती है, लास्ट में 206 आकर के रुक जाती है। बेस्ट में कितनी हड्डियां होती है? 206 होती हैं। 56 का आंसर दीजिए आप लोग। उद्यान के अतिरिक्त और किस प्रकार के खाली स्थान का निर्माण विभिन्न संस्थाएं करती हैं? ऑप्शन ए घास के मैदान, ऑप्शन बी खेलने के मैदान, ऑप्शन सी पार्क, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आप अपना आंसर दीजिए। 56 का क्या होगा? 56 का आंसर होगा डी, यानी इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 57, गर्भवती माता के लिए, फटाफट आप लोग आंसर करें, गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध है? ऑप्शन ए प्रसूति केंद्रों में, ऑप्शन बी प्रसूति गृहों में, ऑप्शन सी प्रसूति अस्पतालों में, ऑप्शन डी इनमें से सभी में। आप अपना आंसर दीजिए। 57 का क्या होगा? 57 का आंसर दे दीजिए। 57 का आंसर हो जाएगा कि मैम ये सभी हो जाएंगे। ठीक है। लास्ट में सब लोग अपना स्कोर बता करके जाएंगे कि 60 में से कितना सही हुआ। कापी कलम लेकर के बैठा करिए आप लोग, मैं हमेशा से ये कहती हूँ। ठीक है। 58 का बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ने एक विश्वव्यापी विसंक्रमणीय कार्यक्रम लागू किया, कब किया था? ऑप्शन ए मई 1972, मई 1948, ऑप्शन सी मई 1976, ऑप्शन डी मई 1985। आप बता दीजिए कब किया था। पहले तो आप लोग इसका स्थापना बता दो, कब हुआ? 7 अप्रैल। सन आप लोग बताएंगे 1948, आप लोग कुछ नहीं बताएंगे, सब हम बताएंगे। चलिए 58 का आंसर दीजिए, क्या होगा? 58 का आंसर बी हो जाएगा, मई 1948। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर दीजिए। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए, कब? ऑप्शन ए पहली खुराक के 2 माह बाद, ऑप्शन बी दूसरी खुराक के 3 माह बाद, ऑप्शन सी पहली खुराक के 5 माह बाद, ऑप्शन डी पहली खुराक के 6 माह बाद। अब ये क्वेश्चन आप लोग को पता नहीं लर्न हुआ कि नहीं हुआ, मैं आप लोग शायद यकीन न कर पाओ, बिना बुक देखे मैं सारा क्वेश्चन सही बताते चल रही हूँ। पहले मैं खुद आंसर दे रही हूँ, फिर मैं बुक से देख रही हूँ कि आंसर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में आपको गलत बता दिया। मुझे सारे क्वेश्चन के आंसर लर्न हो चुके हैं, केवल आपको दूसरा बार ये पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे मैं सोचती हूँ कि रिपीट करा दूं, ताकि आपको भी सारी चीजें क्या हो, लर्न हो जाएं। ठीक है। 59 का क्या होगा? आप कहोगे मैम 59 का आंसर जो आप पूछ रही हैं, तो हम लोग 59 का डी बताएंगे, तो ये क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, मैं बताने को तो बता देती हूँ, लेकिन फिर भी एक बार सोचती हूँ ना कि हो सकता है मान लो ह्यूमन है,
गलत हमसे भी हो सकती है गलती, तो एक बार मैं बुक को देखकर तब मैं आंसर क्लिक करती हूँ, ठीक है। कि 60 का आंसर बताइए, निम्न में से कौन से प्रदूषण से व्यक्ति को घुटन, सिर दर्द, अतिसार, भारीपन, भूख न लगना आदि लक्षण देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए है वाटर पोल्यूशन, ऑप्शन बी है ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि को क्या कहेंगे इंग्लिश में यार ऑप्शन सी है वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। ऑप्शन सी है इनमें से सभी। आप अपना आंसर दीजिए, क्या होगा। आंसर बी को मत मान लेना आप लोग आंसर दे दो। आप कहोगे मैं वायु प्रदूषण होगा, क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा, ठीक। सी भी नहीं होगा, मैंने ऐसे लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 61 अब नहीं कराएंगे, क्योंकि अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में आएगा 120 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है, आप लोग जान रहे हो। आप लोग लास्ट में सब लोग अपना स्कोर बता करके जाओगे। जो लोग क्लास को सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर दे, जो लोग लाइक ना किए लाइक कर दे, और ग्रुप में शेयर कर दे क्लास को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।